हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। मैं डेली 3 बजे लेके आती हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के रिगार्डिंग जो अपना पेपर 2 कॉमर्स है उसकी क्लासेस। लास्ट हमारी अभी तक की 48 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी हमारी आज की क्लास रहेगी 49 नंबर। ठीक है, लास्ट क्लासेस में हमने 2 यूनिट्स को ऑलमोस्ट कवर किया है, जिसमें इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और एक आपकी यूनिट नंबर 3 व्यावसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो वहाँ पे जाके जो पिछली क्लासेस हैं वो भी लगा सकते हैं। और अभी हमारी यूनिट नंबर 4 स्टार्ट हुई है, बिजनेस फाइनेंस व्यावसायिक वित्त, जो कि बिल्कुल क्या है, न्यू स्टार्ट हुई है। अभी हमारा 2nd चैप्टर ही स्टार्ट हुआ है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं वो स्टार्टिंग से ये क्लास ले सकते हैं यूनिट 4 की, और पीछे की क्लासेस से कवर अप कर सकते हैं अपने सिलेबस को, यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 4। ठीक है ना। तो चलिए, अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ फंड्स की। ओके, साथ ही साथ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि जो भी लिंक्स होती हैं वो आपको अवेलेबल करा दी जाती हैं, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर और व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर। तो आप वहां से डायरेक्ट लिंक को टच करके क्लास में ओपन कर सकते हो और क्लासेस लगा सकते हो। ठीक है, और ये जो पेपर 1 है उसकी भी 3 क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो स्टूडेंट्स थोड़े डीआई मैथ्स में वीक हैं उनके लिए भी यहाँ पे क्लास स्टार्ट कर दी गई है। डेली 9 बजे नाइट में 9 PM आपकी वो क्लास रहती है। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बोलूँगी पेपर 1 के साथ में तैयारी करते रहिए। आपकी 3 क्लासेस, एक जीके की, एक पेपर 1 की, और 9 PM पे डीआई की क्लास होती है, जिसमें डीआई रीजनिंग सब आपको पढ़ाया जाएगा। और बाकी स्टूडेंट्स जो अदर सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेंशन है, वो अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग के साथ तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की। अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 4, बोलो कौन सा, बिजनेस फाइनेंस व्यावसायिक वित्त। राइट, इसमें हमने मोस्ट प्रोबेबली बात कर ली है जो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है बिजनेस फाइनेंस का, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, कौन कौन से डिसीजन। मैं हर एक क्लास में आपसे ये पूछते रहूँगी जब तक कि हमारा FM बिजनेस फाइनेंस चलेगा। एक तो फाइनेंशियल डिसीजन, एक इन्वेस्टिंग डिसीजन और एक डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। राइट, तो हम फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर ही सबसे पहले बात कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसी के अंदर, कि किस तरीके से ऐसे सोर्सेज है जिनके माध्यम से हम एक बिज़नेस क्या कर सकता है, कैपिटल को बना सकता है, कैपिटल फंड को अवेलेबल करवा सकता है, रेज करा सकता है। राइट, तो उसमें हमने कुछ डोमेस्टिक सोर्सेज देखे थे, घरेलू स्रोत देखे थे, जिसमें हमने इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारे की हमने थोड़ी थोड़ी ब्रीफ में डिस्कस किया था, क्योंकि ऑलरेडी हम सब ने ये डिटेल में पढ़ा हुआ है हमारे 11-12 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक। राइट, एंड उसके बाद में हमने कुछ जो नई टर्म्स थी, लाइक आपका वारंट्स हो गया, है ना, कन्वर्टेबल जो बॉन्ड्स हो गए, उनके बारे में, इन सब के बारे में डिटेल में बात की थी, एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, इन सब के बारे में। राइट, और डोमेस्टिक के साथ साथ कल ही की क्लास में हमने क्या देखे थे, फॉरेन कैपिटल क्या होता है, विदेशी पूंजी, वो देखा था, और साथ ही साथ फॉर्म्स क्या होते हैं फॉरेन कैपिटल के, वो सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। याद है ना सभी को। और मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था होमवर्क के लिए कि व्हाट इज़ फॉरेन कैपिटल, विदेशी पूंजी क्या होती है। तो बहुत अच्छे से सभी ने आंसर दिया है। और मैं देख रही हूँ इतने स्टूडेंट्स क्लासेस देखते हैं, पर जो
होमवर्क है वो सिर्फ कुछ 15-20 जो स्टूडेंट्स हैं वही कंप्लीट करते हैं, वही कमेंट में बताते हैं। क्या जो मैं जानना चाहती हूँ और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं क्लासेस को, क्या उनको समझ नहीं आ रहा है या वो हिचकिचा रहे हैं होमवर्क को करने में। देखिए ये आपका रिवीजन हो रहा है साथ साथ में, ये भी एक स्ट्रैटेजी है किसकी, आप क्लास लगाते हो उसके बाद रिवीजन करते हो तो वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी हेजिटेशन मत रखिए कि अगर हम गलत कमेंट करेंगे, कि अगर हमारा पता नहीं हमने जैसा समझा है वो सही है या नहीं। अगर आप जब बताओगे, होमवर्क करोगे, तभी तो पता चलेगा ना कि कितना आपने समझा है, राइट। तो आपको बिल्कुल भी जज नहीं किया जाएगा यहाँ पे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट में होमवर्क बताया करो, ठीक है ना। सभी के सभी स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं जेआरएफ की, जो क्लास लेते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है ना। सभी को बोल रही हूँ, तो सभी मुझे बताएंगे अब से जो भी क्वेश्चंस पूछूंगी। और वेरी गुड, जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया है फॉरेन कैपिटल का, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ क्लास लेते हैं और अच्छे से उनका रिस्पॉन्स भी देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो आप सभी को समझ में आ रहा है। दिस इज़ वेरी नाइस। ओके, तो हाँ, हमने बात की थी लास्ट की ही क्लास में क्या होता है फॉरेन कैपिटल, फिर फॉर्म्स क्या होते हैं फॉरेन कैपिटल के, जिसमें हमने देखा था सबसे पहले क्या, एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, जो मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में ही पूरा का पूरा कवर अप करवा दिया था। और कल ही की क्लास में मैंने एक आपको ये भी होमवर्क दिया था। वेरी गुड, एफडीआई का सभी ने क्या दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया है। तो अच्छा लगता है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट। उसके बाद में हमने बात की थी किसकी, यूरो इश्यूज़ की हमने बात की थी, राइट। जिसमें से हमने जो दो टर्म्स हैं वो अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया था कल की ही क्लास में। एक आपके फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और एक आपके फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, राइट। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हमने क्या देखा था कि जब एक कोई कंपनी दूसरी किसी फॉरेन कंपनी में क्या करती है, अपने बॉन्ड्स को इशू करती है, तो जब मैच्योरिटी टाइम आता है उन बॉन्ड्स का, तो वो कंपनी क्या बोलती है कि जो भी आप होल्डर्स हैं वो क्या कर सकते हो, हमारी ही कंपनी के इक्विटी शेयर्स में आप अपने बॉन्ड्स को कन्वर्ट करवा सकते हो। ये स्कीम दी जाती है जो बॉन्ड्स परचेज किए होते हैं उनको, तो उसको तो बोलते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, राइट। और दूसरा फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, राइट। तो एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स हमने क्या देखा था कि अगर इंडिया की ही एक जो इंडस्ट्री है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री है, उसकी दो कंपनीज हैं, तो एक कंपनी ने अगर बॉन्ड इशू किया है अमेरिका में, यूएसए में, कल ही हमने एग्जाम्पल से समझा था, राइट। तो वो क्या बोलेगी, मैच्योरिटी लेवल आने पर वो बोलेगी कि आपके पास ये ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, रिलायंस की ही जो दूसरी कंपनी है अपने बॉन्ड्स को वहां से एक्सचेंज करवा सकते हो, किसमें, उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स में, राइट। तो उसे हम बोलेंगे फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया था, करेक्ट है, क्लियर है, कर लोगे यहाँ तक। और देखिए कुछ स्टूडेंट्स की मुझे ये भी थोड़ा सा डाउट आ रहा था कि मैम आप हिंदी में नहीं बता रहे हो। देखिए एक तो हमारा सिलेबस इतना लेंदी है जिसे हमें बहुत जल्दी कवर अप करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है। अब अगर मैं हर एक कॉन्सेप्ट को हिंदी में साथ साथ में क्या करूँगी, हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी, तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम कंजप्ट हो जाएगा। और एक दिन में अगर हम जहाँ पे 2 या 4 टॉपिक्स कर पा रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ हम 1 या 2 टॉपिक्स ही कर पाएंगे। समझ रहे हो ना इस बात को। और देखिए जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ वो मैं पूरा का पूरा आपको हिंदी में ही करती हूँ। और मतलब हर एक टर्म, जैसे अभी हमने समझा है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को, तो अगर आप इसको समझोगे जैसे मैंने बताया है, तो सच सच बताना क्या आपको ये नहीं समझ आया है। अगर मैं पूछूँ कि व्हाट इज़ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, तो आप यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दिस, आप भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। और ये जो यूनिट है ना वो ऐसी है कि अगर मैं आपको साथ साथ में, देखिए अगर मैं आपको ये जो नोट्स है वो हिंदी में करवाऊंगी तो आपको बहुत ज़्यादा बोरिंगनेस लगेगा। इसलिए ये मैं इंग्लिश में लेके आ रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्योर वर्ड्स होते हैं हिंदी के, ठीक है ना। लाइक
विदेशी मुद्रा परिवर्तनशील बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे कोई बता दो भाई, मुझे तो नहीं पता है बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, राइट। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरीके से कि प्रैक्टिकल वे में आपको पढ़ा पाऊँ, तो मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको एक दिन में कवर करा पाऊँ, तो इसलिए मैं हिंदी में नहीं ला पा रही हूँ। बाकी जो एक्सप्लेनेशन रहेगी पूरी इस यूनिट की, वो मैं आपके लिए डिटेल में हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपको क्या हो, नॉर्मल वे में चीज़ें समझ में आ जाए, राइट। तो आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि आप सभी को सिलेबस क्या करना है, जल्दी जल्दी कवर अप करना है, राइट। अगर कोई टर्म आपको नहीं समझ में आ रही हो जो मैं बता रही हूँ, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में पूछो, मैं उसे 2, 3, 4 बार आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी, ठीक है ना। तो और अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई इंग्लिश में हार्ड मीनिंग लगता है, तो आप जाके उसको गूगल ट्रांसलेट पे सीधा उस मीनिंग को डालो और आपको वो हिंदी में शो हो जाएगा, राइट। ऐसे हो कर सकते हो ना आप। तो आप मेरे साथ साथ थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ओके ना। चलिए अब देखते हैं आगे। हाँ, मैं आपको एक और बता दूं कि मैं भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ के आई हूँ पूरा। बट अब क्या होता है ना, जब हम आगे रिसर्च के लिए जाएंगे, आगे सारी जो भी प्रोसेस रहेगी, चाहे आप रिसर्च के लिए इंटरव्यू दो, चाहे अपना प्रपोजल दो, सभी आपको किस में एक्टिविटीज़ करनी होगी, इंग्लिश में करनी पड़ेगी। तो आपको ज़रूरत है कि आप अपनी जो हैबिट है पढ़ने की, उसको अभी से थोड़ा थोड़ा क्या करो, इंग्लिश में डेवलप करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको आगे जाके फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं होएगा, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है आपको जीआरएफ तक का कंटेंट कहीं ना कहीं हिंदी में मिल जाएगा, लेकिन आगे जब आप रिसर्च में जाओगे ना, तो आपको पूरा का पूरा कंटेंट इंग्लिश में ही मिलने वाला है। तो आपको अभी से उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ओके। ये थोड़ा सा सजेशन है, तो आप इसको ज़रूर समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। चलिए, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ही मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। चलिए, बाकी डोंट वरी, जो भी टर्म्स होगी अगर आपको नहीं क्लियर हो रही होगी इंग्लिश में, तो वो मैं ज़रूर आपके लिए हिंदी में भी लेके आ जाऊंगी, ठीक है ना। बट अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं, प्रैक्टिकली उन्हें समझना है, तो उस तरीके से हम सीक्वेंस वाइज चलते जाएंगे, ठीक है। आई होप आप सभी ने समझा है इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, अब बात आज की क्लास में हम किसकी बात करेंगे, पहले आज हम बात करेंगे जो यूरो इश्यूज़ में हमने 2 टर्म्स देख ली, अब तीसरी है हमारी इक्विटी शेयर्स थ्रू डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ठीक है। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के माध्यम से किस तरीके से इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं एक डोमेस्टिक कंपनी के द्वारा किसी फॉरेन कंपनी से फंड को रेज करने के लिए, यानी एक घरेलू देश के द्वारा किसी दूसरे फॉरेन कंट्री से, विदेशी देश से क्या करने के लिए, फंड रेज करने के लिए, कैपिटल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो एक्टिविटी 2 टर्म के माध्यम से की जाती है, एक तो है आपका ADR और एक है आपका GDR। चलिए अभी डिटेल में समझते हैं इन दोनों को, क्या होता है ADR और क्या होता है GDR। कहीं ना कहीं आपने ज़रूर इन दोनों को सुना होगा, राइट। मुझे बताइए, हैंड रेज कीजिए किस किस ने सुना है। वेरी गुड। चलिए अब समझते हैं इन टर्म्स को। वॉट इज़ डिपॉजिटरी रिसिप्ट, DRS क्या होता है। देखिए सभी की आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं वो मिलेगी, ठीक है ना। जैसे हमने पहले के कॉन्सेप्ट भी पढ़े हैं, FCCB, FCEB, राइट। उसी तरीके से डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को हम DRS बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ डिपॉजिटरी रिसिप्ट नाउ, मैंने नॉर्मल वे में मेंशन किया है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में। देखिए, जब कोई इंडिया की कंपनी बाहर से किसी दूसरे देश से इक्विटी बेस पर, जो इक्विटी शेयर्स हैं उनके बेस पर फंड को रेज करना चाहती हैं, तो उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। देखिए, और DR मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट और सर्टिफिकेट, यानी डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, किसका, डिपॉजिटरी रिसिप्ट और सर्टिफिकेट, जिसके थ्रू क्या की जाती है, एक रिसिप्ट या सर्टिफिकेट क्रिएट किया जाता है बाय द ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक्स है ना, उनके द्वारा आउटसाइड इंडिया, यानी इंडिया जो घरेलू देश हो गया उसके बाहर, एंड इश्यू टू द नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स, और जो आपके
नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स हैं उनके अगेंस्ट इशू किया जाता है द इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। कहने का मतलब देखिए, मैं अभी आपको ये थ्योरेटिकल समझना है, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है या एक ऐसी रिसिप्ट होती है जो डिपॉजिटरी बैंक होता है वो इशू करता है, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, ठीक है। ये एक तरीके का क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, evidencing a fixed number of equity shares of the issuing company generally denominated in US dollars, ठीक है। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट आर कॉमनली यूज्ड बाय दोज कंपनीज, ऐसी कंपनीज डिपॉजिट रिसिप्ट का यूज़ करती है विच सेल देयर सिक्योरिटीज़, जो अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करती हैं, बेचती हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में, एंड एक्सपेंड देयर शेयर होल्डिंग अब्रोड, और अपनी जो शेयर होल्डिंग्स हैं उनको जो विदेश में क्या करती हैं, एक्सपेंड करती हैं। ऐसी जो कंपनीज हैं वो यूज़ करती है किसका, डिपॉजिटरी रिसिप्ट का, ठीक है। दीज सिक्योरिटीज़ आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है वैसे ही ये जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स की सिक्योरिटीज़ होती है ना, वो लिस्टेड की जाती है किसमें, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। मतलब वहाँ पे इनको क्या किया जाता है, इनको कंट्रोल किया जाता है, कहाँ पे, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हैं उनको लिस्टेड किया जाता है, ट्रेडेड किया जाता है, ठीक है। तो दीज कैन बी आइदर, देखिए ADR की फुल फॉर्म होगी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है, और GDR की फुल फॉर्म होगी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। बहुत ईजी है, दोनों को हम अच्छे से समझेंगे तो आपको क्लियरली हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो ADRs आर इशूड इन केस द फंड आर रेज्ड थ्रू रिटेल मार्केट इन यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये इशू की जाती है फंड को रेज करने के लिए, कहाँ पे, जो आपका मार्केट है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का, वहाँ पे, ठीक है। और GDR कहाँ पे इशू की जाती है, द इन्विटेशन टू पार्टिसिपेट इन द इशू कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू रिटेल US इन्वेस्टर्स। अब क्या बोला, कुछ नहीं समझ में आया, मैं बताती हूँ कि US के मार्केट को छोड़ के पूरे ग्लोबल मार्केट में कहीं पे भी जब इशू की जाती है इक्विटी शेयर्स को, अपने घरेलू देश के इक्विटी शेयर्स को कहीं दूसरे देशों में, कहीं पे भी, सिर्फ USA को छोड़ के, तो उसको तो हम बोलेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और सिर्फ USA के मार्केट में की जाती है, अमेरिका के मार्केट में, तो उसे बोलेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्लियर है यहाँ तक। व्हाट इज़ डिपॉजिटरी रिसिप्ट, क्या होता है, जब इंडिया की कोई कंपनी बाहर से इक्विटी के बेस पे क्या करना चाहती है, कैपिटल बनाना चाहती है, फंड पैदा करना चाहती है, तो उसको हम बोलेंगे डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो इसके लिए काम करता है, ठीक है ना। चलिए अभी आगे देखते हैं इसको और भी अच्छे से। अब देखिए, मान लीजिए आपका देश है, कौन सा बोलो, इंडिया, ठीक है। इंडिया की एक कंपनी है रिलायंस, बहुत बड़ा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है रिलायंस। वो चाहता है कि मैं क्या करूं, मैं अपना कैपिटल रेज करूं, कैपिटल उपलब्ध कराऊं, कहाँ से, फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करके, ठीक है। तो उसने क्या ऑप्शन अपनाया, उसने अपने 1 लाख शेयर्स इशू किए। कितने बोलो, 1 लाख शेयर्स, जिसमें जो आपका एक शेयर था वो कितने का था, 100 ईच, यानी एक शेयर 100 का था। तो उसने मतलब 1 करोड़ की कैपिटल एक तरीके से लगाई, किसमें, इक्विटी शेयर्स में। 1 लाख के शेयर्स थे, 100 रुपये का एक शेयर था, ठीक है। अब उसने, हमारा इंडिया का कोई बैंक है, वो एज ए क्या काम करेगा, कस्टोडियन काम करेगा, एज ए मीडिएटर काम करेगा, ठीक है। इंडिया के बैंक को बोला, किसने, रिलायंस कंपनी ने, जैसे मान लीजिए PNB को बोला फॉर एग्जांपल, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। PNB को बोला कि भाई मैं देखो मेरे पास ये 1 करोड़ रुपए की पूंजी है, जिसे मैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स में जो 100 रुपये का है उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इशू करना चाहता हूँ, कहाँ पे, फॉरेन मार्केट में, ठीक है। तो अब PNB क्या बोलेगा, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। अब PNB क्या करेगा, वो बात करेगा जो अमेरिका का बैंक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई USA बैंक है, ठीक है, उससे जाके बोलेगा कि भाई हमारे देश की एक कंपनी है रिलायंस, वो आपके यहाँ पे इशू करना चाहती है शेयर्स, और यहाँ से
क्या करना चाहती है, कमाना चाहती है, मतलब इशू करना चाहती है इक्विटी शेयर्स को। वो यूएसए के बैंक को जाके बोलेगा, जो पीएनबी है वो। अब वो पूछेगा यूएसए का बैंक कि बताओ कितनी कैपिटल है, तो वो बताएगा कि रिलायंस की कंपनी है जिसकी 1 करोड़ रुपए की कैपिटल है, यानी कि 1 लाख शेयर्स है जो 100 रुपये का एक है। ठीक है, तो वो बोलेगा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आप वहाँ से मुझे अपने शेयर्स दे दो, पीएनबी के थ्रू, मतलब अपने बैंक के थ्रू मुझे रिलायंस कंपनी के शेयर्स दे दो। मैं उन शेयर्स को क्या करूँगा, जो 1 लाख शेयर्स हैं उनको मैं कन्वर्ट कर दूँगा, किसमें, ADR में, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब जो एक DR होती है, एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है ना, वो किसके इक्वल होती है, वो 10 इक्विटी शेयर्स के इक्वल होती है। ठीक है, तो वो कुल मिला के कितनी डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करेगा, फिर 10,000 डिपॉजिटरी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट वो इशू कर देगा। कहाँ पे, जो अमेरिका का कैपिटल मार्केट होगा ना, उसके अंदर। तो ये पूरी प्रोसेस रहती है एज अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट, मतलब हमारे शेयर्स देश के जब अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ का जो बैंक होगा वो उन्हें डिपॉजिटरी रिसिप्ट में कन्वर्ट कर देगा, और फिर वहाँ जो देश का कैपिटल मार्केट है अमेरिका का, उसमें इशू कर देगा। और वहाँ के जो भी इंडिविजुअल्स हैं या जो भी चाहते हैं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, फिर उनको परचेज कर लेंगे। तो पूरी एक प्रोसेस रहती है जिसमें दो, जो इंडिया के बैंक्स हैं उनका भी, जो यूएसए के बैंक्स हैं उनका भी, और डिपॉजिटरी रिसिप्ट का भी, इन सभी का रोल रहता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात की है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट की। अब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के सिचुएशन में क्या होगा, पूरी की पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, बस डिफरेंस क्या होगा इसमें कि अभी किस में किया था, अमेरिका की कैपिटल मार्केट में, और GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में क्या करेंगे, ग्लोबली किसी भी देश में जब कोई एक देश की कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है, तो ग्लोबली लेवल पे किसी भी देश की कैपिटल मार्केट में जब एज अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट वहाँ पे इशू करवाए जाएंगे, तो उसको हम बोल देंगे, बोलो क्या, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ADR एंड GDR, एंड व्हाट इज ADR एंड व्हाट इज GDR। आई होप क्लियर है आप सभी को अच्छे से, मैंने पूरी प्रोसेस ली, आपको नॉर्मल वे में समझाया है, तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। बोलो, कर लोगे ना अगर क्वेश्चन आएगा ADR और GDR से रिलेटेड तो, राइट। तो चलिए, अभी हमने बात कर ली है जो यूरो इश्यूज़ हैं उसके तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट की, FCCB, FCEB और ADR और GDR, सभी को हमने अच्छे से समझ लिया है। कोई भी क्वेश्चन इसमें से पुट अप होता है तो यू कैन ईजीली अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, ओके ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फॉरेन मार्केट के थ्रू, यानी विदेशी बाजार के थ्रू ही किस तरीके से और हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल रेज कर सकते हैं, उसमें हमने यूरो इश्यूज़ पढ़ लिया। और नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स की। अतिरिक्त जो कॉमर्शियल बोरोइंग्स हैं उनके माध्यम से हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, कैपिटल को बना सकते हैं विदेश के थ्रू, या फिर विदेशी बाजार के थ्रू, विदेशी कैपिटल मार्केट के थ्रू। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ECBS, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स की। ठीक है, तो ECBSR ये क्या हो जाएंगे, लोन्स इन इंडिया मेड बाय नॉन रेजिडेंट लैंडर्स इन फॉरेन करेंसी टू इंडियन बोरोवर्स। कहने का मतलब, जब हमें एक ही देश से एक ही देश में हम जाके किसी भी बैंक से क्या करते हैं, लोन लेते हैं, जैसे किसी को कोई बिजनेस चलाना है तो उसके लिए उन्होंने स्टार्टअप लोन लिया, तो वो तो इंडिया टू इंडिया ही हो गया। अब किसी को अगर फॉरेन मार्केट से कैपिटल उठानी है तो वो क्या करेंगे, जब फॉरेन कंट्री से लोन्स लेते हैं तो उसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ठीक है, आगे देखिए, दे आर यूज्ड वाइडली इन इंडिया, इंडिया में वाइडली यूज़ किए जाते हैं टू फैसिलिटेट एक्सेस टू फॉरेन मनी बाय इंडियन कॉरपोरेशंस एंड PSUs। PSUs मीन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो इंडिया में वाइडली यूज़ किए जाते हैं किस लिए, जो फॉरेन मनी है वो इंडिया में आए कॉरपोरेशंस के लिए, और जो पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स है उनके लिए। ठीक है, व्हाट इज़ PSUs, कौन बताएगा मुझे, दे दूँ ये होमवर्क में, क्या होती हैं पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज, समझ लीजिए। अब PSUs क्या होती हैं, किसी को पता है, यू ऑल आर कॉमर्स के स्टूडेंट्स, राइट ना।
तो चलिए ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में कि पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज क्या होती हैं, PSUs क्या होती है। ओके ना, आई विल वेट योर कमेंट्स ऑन दिस वीडियो फॉर PSUs। ठीक है, मैं देखूंगी कि क्या बताते हो आप लोग, PSUs क्या होते हैं। ओके चलिए अभी आगे देखिए। ECBS एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है। एक तो आपके कमर्शियल बैंक लोन्स, वही अभी जैसे मैंने बताया कि हम इंडिया टू इंडिया में अगर बैंक से लोन ले रहे हैं, वैसे ही इंडिया की कोई कंपनी अगर फॉरेन बैंक से क्या ले रही है, लोन ले रही है। ठीक है, बायर्स क्रेडिट हो गया, सप्लायर्स क्रेडिट हो गया, है ना। सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी लाइक फ्लोटिंग रेट नोट्स, फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, ETC। ठीक है, तो क्रेडिट फ्रॉम ऑफिशियल एक्सपर्ट क्रेडिट एजेंसीज, यानी उधार लेना जो आपकी एक्सपोर्ट की क्रेडिट एजेंसीज हैं उनसे, या फिर कमर्शियल बोरोइंग्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर विंडो, कोई प्राइवेट सेक्टर विंडो से बोरो लेना, उधार लेना। मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से बोरो लेना, सच एज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC से, ADB, ये सारे क्या हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं अलग अलग ना, ADB, AFIC, CDC, इन सब से बोरो लेना। तो ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं किसमें, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से। अब मान लीजिए किसी भी वे में एज अ लोन, एज अ बोरो, जब हम क्या करते हैं, कोई एक देश जैसे इंडिया किसी फॉरेन कंट्री से लोन ले रहा है या बोरो कर रहा है, तो उस सिचुएशन को ही हम बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। अब वो किन किन माध्यम से बोरो कर सकता है, तो ये जो अभी हमने रीड आउट किया है कि जो कमर्शियल बैंक लोन्स हो गए, बायर क्रेडिट, सप्लायर क्रेडिट, ये सारी एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज, IFC, ADB, AFIC, इन सभी इंस्टीट्यूशन से, या फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट जो एजेंसीज हैं उनसे। तो ये सभी माध्यम से क्या कर सकता है, कोई भी एक कंट्री, कोई भी एक कॉरपोरेशन एक देश का फॉरेन कंट्री से जब क्या लेता है, लोन लेता है, उस सिचुएशन को ही हम बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। क्लियर है ना यहाँ तक। अभी आगे देखिए, द DEA, कहाँ थे हम थे ECBs। हाँ, ECBs कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। तो ECB के अंदर अभी तक के हमने जो पढ़ा है वो या तो डेप्ट इशू करके, इक्विटी इशू करके क्या किया जा रहा है, कैपिटल लिया जा रहा है। पर ECB के माध्यम से हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, यानी कि इक्विटी या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स को इशू करके जब हम अपनी कैपिटल नहीं बना रहे हैं, हम या तो लोन लेके या तो बोरो करके जब कैपिटल बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ECB। ठीक है ना, तो इसमें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होगा। अब देखिए, द DEA, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया along with रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर्स एंड रेगुलेट्स ECB गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज। आया समझ में। ये सभी जो डिपार्टमेंट्स है ना, कौन कौन सा, DEA, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद RBI जो है केंद्रीय बैंक हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी मिलके क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं जो भी एक्टिविटीज़ होती है रिगार्डिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज़ होती है, उनके लिए गाइडलाइन और पॉलिसीज़ कौन बनाता है, ये सभी डिपार्टमेंट्स इंडिया के अंदर बनाते हैं कि आप इतने परसेंटेज तक फॉरेन जो कंट्री है उनसे लोन ले सकते हो। मतलब बहुत सारी गाइडलाइंस और पॉलिसीज़ जो बनाई जाती है रेगुलेशंस के लिए, कंट्रोल के लिए, कि कहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि बहुत ज़्यादा हम फॉरेन कंट्री पे डिपेंड हो जाए और बहुत सारा लोन ले ले, ऐसी सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर फिक्स गाइडलाइंस बना दी जाती हैं जिससे ECB को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक सभी को। आगे देखिए, external commercial borrowings, ECB is to refer to raising of long term finance by Indian companies from international market। ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, फंड को रेज करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए रेज करने के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कोई एक इंडिया की जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए जब कैपिटल रेज करना चाहेगी तो वो ECB के माध्यम से कर सकती है फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट से, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से,
एक्सेप्ट बाय इशू, यानी इन सब के अलावा जो FCCB, DR, इन सबको छोड़ के ECB के माध्यम से क्या कर सकती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए कैपिटल रेज करने के साधन के रूप में इसका यूज़ कर सकती हैं। इसमें DR या डिपॉजिटरी रिसिप्ट या फिर FCCB, FCEB के माध्यम से नहीं हो पाएगा यहाँ पे, राइट। वही बात जो अभी हमने पढ़ा था, ECBS इंक्लूड कमर्शियल बैंक लोन्स, बायर क्रेडिट, सेलर्स क्रेडिट, फ्लोटिंग रेट नोट्स, फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, बोरोइंग फ्रॉम मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स सच एज ADB, IFC, ETC, ये सभी इंक्लूड्स होते हैं किसमें, ECBS में, आपके एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट करके क्रैम कर लेना कि ये सारे इनके माध्यम से क्या किया जा सकता है, लोन या बोरोइंग की जा सकती है एक देश के द्वारा, क्या, इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। अंडर द गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट, ECB कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एक्सपेंशन और एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एज वेल एज फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट। तो वही बात बोली है कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइंस डिसाइड की गई हैं उनके अंडर में हम क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ECB का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज़ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होता है और इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होता है, वो थोड़ा सा आप हाईलाइट करके क्या कर लेना, याद कर लेना उनको, ठीक है। जैसे अलग अलग के माध्यम से किया जा सकता है, लोन या बोरोइंग्स ली जा सकती है ना उसको। बाकी आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि जब कोई एक लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करना चाहता है कोई इंडिया की कंपनी, तो उसके पास ये ऑप्शन रहता है किस किस के बाद में, FCCB, FCEB, DR, इन सबको छोड़ के एक और ऑप्शन रहता है कि वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कर सकती है जो इंटरनेशनल मार्केट है उनसे, राइट। क्लियर है यहाँ तक। तो ये फॉरेन कैपिटल का और एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है, फॉरेन कैपिटल को रेज किया जा सकता है, ठीक है। अब आपका एक लास्ट टर्म और बचा है, वो है स्वैप्स। बहुत इजी है, जानते हैं, चलिए क्या होता है स्वैप्स। सबसे पहले मैं आपको एज एग्जांपल समझाती हूँ, फिर आपको थियोरेटिकली अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है स्कूल लंच बॉक्स का। चलिए समझते हैं कैसे। तो देखिए, सभी को याद है जब हम स्कूल जाते थे तो हम सब आपस में मिलके क्या करते थे, अपना लंच खाते थे, लंच करते थे, राइट। जब भी हमें हाफ टाइम मिलता था, हमारी आधी छुट्टी होती थी, राइट, है ना। तो उस टाइम पे तो जब लंच बॉक्स खाते थे तो क्या होता था, मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मुझे मेरी फ्रेंड के जो टिफ़िन में, फ्रेंड के जो लंच बॉक्स में जो चीज़ आई होती है, लाइक सैंडविच या फिर नमकीन राइस, जो भी, ठीक है, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं चाहती थी, मतलब मैं उसको बोलती थी कि ले बहन तू मेरा टिफ़िन खा ले, मैं तेरा टिफ़िन खा लेती हूँ। और उसके साथ भी सेम ऐसा ही होता था कि उसको मेरा जो टिफ़िन है उसमें जो आया है वो उसे ज़्यादा अच्छा लगता था। तो हम आपस में क्या करके खा सकते थे, एक्सचेंज करके खा सकते थे अपने अपने लंच बॉक्स को, ठीक है। तो यही प्रोसेस किस में होती है, इन्वेस्टमेंट में होती है। चलिए आइए समझते हैं कैसे। अब मान लीजिए दो अलग अलग कंपनीज़ हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किए, फॉरेन मार्केट में दोनों ने इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर्स इशू कर रखे हैं, ठीक है। एक ने अपने इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं, एक ने अपने डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा कि उनके जो शेयर्स और जो डिबेंचर्स हैं वो अलग अलग होल्डर्स ने, शेयर होल्डर्स ने, डिबेंचर होल्डर्स ने फॉरेन कंट्री में क्या कर रखे हैं, खरीद रखे हैं, अच्छा खासा इन्वेस्ट कर चुका है, कर रखा है, ठीक है। अब एक के पास एक कंपनी के शेयर है, एक के पास एक कंपनी के बॉन्ड्स है, ठीक है। लेकिन जिसने बॉन्ड्स खरीद रखे हैं वो देखता है कि यार शेयर्स में ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि शेयर्स मैं खरीदूँ, जबकि वो एक चाहता है कि यार मैं बॉन्ड्स खरीदूँ तो ज़्यादा बेटर रहता। तो वो आपस में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं आपस में। वो बोलेगा भाई तूने इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है। अगर तेरे को बॉन्ड चाहिए तो तू क्या कर, मुझे अपना इक्विटी दे दे, तू मेरे वाला बॉन्ड ले ले जितना मैंने परचेज कर रखा है, ठीक है। तो वो आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड और इक्विटी को स्वैप कर लेंगे आपस में, ठीक है। और बीच में उनके लिए क्या रखा जाता है, मतलब ये किसके माध्यम से होती है ये एक्टिविटी, ये जो इंटरमीडिएट होता है उसके माध्यम से होती है, ठीक है ना।
मतलब जैसे मान लीजिए एक के पास बॉन्ड है, एक के पास इक्विटी है, लेकिन वो चाहता है कि यार इक्विटी में तो अच्छे से मतलब लास्ट में जाके हमें डिविडेंड मिलेगा, तो मेरे पास बॉन्ड होती या डिबेंचर होती तो ज़्यादा बेटर रहता। पर मैंने तो क्या कर रखा है, इक्विटी ही खरीद रखे है। तो वो जाएगा इंटरमीडिएट के पास कि बोलो भाई कोई जुगाड़ हो सकता है तो मेरा स्वैप करवा दो, ठीक है। अब वो वैसा का वैसा कोई कस्टमर देखेगा जिसको इक्विटी चाहिए है और जिसके पास डिबेंचर है ऑलरेडी, तो वो उसका बोलेगा कि अगर तुम आपस में स्वैप करना चाहते हो तो तुम क्या करो कि जो तुम्हारे इक्विटी शेयर्स हैं वो स्वैप कर दो, जिसके पास बॉन्ड है उसको, और उसके बॉन्ड तुम ले लो। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, स्वैप बोलते हैं। क्लियर है ना, अच्छे से समझ में आ गया सभी को? आई होप कोई डाउट नहीं है, मैंने बिल्कुल नॉर्मली एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है, ठीक है। अब आइए थ्योरेटिकली देखते हैं इस चीज़ को कि व्हाट इज स्वैप्स, क्या होती है स्वैप्स। अ स्वैप इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इन विच टू पार्टीज एग्रीज, दो पार्टीज आपस में सहमत होती हैं। ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट है तो दो पार्टीज तो होंगी होंगी, राइट, टू एक्सचेंज देयर रेस्पेक्टिव कैश फ्लोज, अपनी आपस में क्या करने के लिए, रेस्पेक्टिव कैश फ्लोज को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। दीज आर प्राइवेट अरेंजमेंट्स, ये एक प्राइवेट अरेंजमेंट होता है बिटवीन पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लोज अकॉर्डिंग टू सम प्री अरेंज्ड फॉर्मूला, मतलब पहले से अरेंज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपने कैश फ्लोज का, अपने इन्वेस्टमेंट को आपस में एक्सचेंज करने का, ठीक है। द पार्टीज टू द स्वैप कॉन्ट्रैक्ट आर नोन एज काउंटर पार्टीज, तो जो दो पार्टीज होते हैं ना, हमने देखा एक तो इक्विटी वाला था एक बॉन्ड वाला था, राइट, तो वो आप उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं काउंटर पार्टीज बोलते हैं। ध्यान में रखना इस चीज़ को, क्या बोलते हैं उनको, काउंटर पार्टीज बोलते हैं। अभी आगे देखिए, इन स्वैप वन पार्टी एग्रीज टू एक्सचेंज हिज सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड कैश फ्लोज विद द प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ कैश फ्लोज ऑफ द अदर पार्टी। कहने का मतलब स्वैप में क्या होता है, वही होता है कि एक पार्टी सहमत होती है, उसने जो कैश फ्लो किया है उसको जो दूसरे ने कैश फ्लो कर रखा है उससे एक्सचेंज करने में, यानी वही दोनों ने आपस में जो इन्वेस्ट कर रखा है उसको आपस में एक्सचेंज करने में, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, वन पार्टी इज करेंटली रिसीविंग कैश फ्रॉम वन इन्वेस्टमेंट, मतलब एक पार्टी कैश रिसीव कर रही है एक इन्वेस्टमेंट से, बट क्या प्रीफर्स टू हैव कैश फ्लोज फ्रॉम अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, पर वो चाहती क्या है कि मैं दूसरे टाइप के इन्वेस्टमेंट को करके क्या करूं, अपना आउटपुट प्राप्त करूं, ठीक है। कहने का मतलब प्रॉफिट प्राप्त करूं या डिविडेंड इंटरेस्ट जो भी है प्राप्त करूं। वही कि एक बंदा चाहता है मेरे पास बॉन्ड होना चाहिए, एक चाहता है मेरे पास इक्विटी होना चाहिए, तो आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो द कैश फ्लोज कैन बी स्वैप्ड, तो जो आपस में जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसको आपस में वो क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। और बोलो किसके माध्यम से कर सकते हैं, मैंने कहा था कि इंटरमीडिएट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वैप डीलर बोलते हैं। स्वैप डीलर के माध्यम से आपस में वो क्या कर सकते हैं, स्वैप्ड कर सकते हैं या एक्सचेंज्ड कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्वैप्स। क्लियर है सभी को क्या होता है स्वैप्स, ठीक है। याद रखिएगा स्कूल लंच बॉक्स को, और फिर याद कर लीजिएगा बॉन्ड्स, इक्विटी या डिबेंचर्स को, ठीक है। अच्छे से आपको पूरा का पूरा जो टर्म है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब याद हो जाएगा आपको एज अ रिवीजन। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्वैप्स की, ये कुछ विशेषताएं हैं स्वैप्स के बारे में, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। स्वैप्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्वैप एंड स्वैप मार्केट आर, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं बेसिक जो हैं। तो फर्स्ट है स्वैप अरेंजमेंट्स आर टेलर मेड, क्या होते हैं, टेलर मेड होते हैं टू द नीड्स ऑफ द काउंटर पार्टीज। हमने जाना काउंटर पार्टीज क्या होती हैं, आपस में जो एक्सचेंज करने के लिए तैयार होती हैं दो पार्टीज, उनको बोलते हैं काउंटर पार्टीज, ठीक है। अब जो स्वैप होता है वो क्या होता है, टेलर मेड होता है, जिसे हम बोलते हैं एक तरीके से कस्टमाइज्ड होता है। कस्टमाइज्ड का मतलब
ये डिपेंड करता है काउंटर पार्टीज़ में कि वो क्या चाहती हैं, कि मतलब कोई एक पार्टी है वो चाहती है कि अपना बॉन्ड डिबेंचर में कन्वर्ट करवाना, ठीक है। तो अब दूसरी मतलब ये आपस में क्या होता है, कस्टमाइज्ड होता है, मतलब वो रेडी है डिबेंचर को बॉन्ड में करवाना, उसकी खुद की क्या है, ये मर्जी है, ठीक है। तो दूसरा क्या चाहता है, बॉन्ड को डिबेंचर में करवाना, तो आपस में उनकी बन गई और उन्होंने एक्सचेंज करवा लिया, स्वैप करवा लिया, ठीक है। तो इसमें फिक्स ज़रूरी नहीं है कि आपको इक्विटी को ही डिबेंचर में इक्विटी को डिबेंचर के साथ, बॉन्ड को डिबेंचर के साथ, या डिबेंचर को इक्विटी के साथ, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फिक्स होगा कि आप इसके साथ इसका स्वैप करवा सकते हो, नहीं, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहो तो बॉन्ड को इक्विटी में स्वैप करवा सकते हो, चाहे बॉन्ड को डिबेंचर में स्वैप करा सकते हो। ये डिपेंड करता है जो एक्सचेंज करवा रहा है, जो काउंटर पार्टीज़ हैं उन्हीं पे, ठीक है ना। किसी को भी किसी के साथ स्वैप किया जा सकता है, क्लियर है ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट, स्वैप्स आर नॉट सब्जेक्ट टू रेगुलेट एज द फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर। कहने का मतलब कि स्वैप एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर कोई भी रेगुलेशंस लगाए जाते हैं। मतलब ये तीन लोगों के बीच प्रोसेस होती है, किन किन के बीच, स्वैप डीलर के बीच, काउंटर पार्टीज़ के बीच, ठीक है। तो इसमें कोई रेगुलेशन नहीं लगा होता है, वही कहने का मतलब कि ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं होता है कि आप फ्यूचर में फिर से उसको स्वैप नहीं करवा सकते हो, या फिर आप बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो, मतलब बॉन्ड को इक्विटी में स्वैप नहीं करवा सकते हो। अगर आपको पार्टी मिल रही है काउंटर पार्टी, तो उसके साथ आप एक्सचेंज भी करवा सकते हो और उसके साथ स्वैप करवा सकते हो, फ्यूचर में भी आपके पास ये ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, द स्वैप्स आर बायलैटरल एग्रीमेंट्स। ये क्या होता है, बायलैटरल एग्रीमेंट होता है। हमने देखा दो लोगों के बीच, बायलैटरल मीन्स दो लोगों के बीच, ठीक है, दो लोगों के बीच ही तो एग्रीमेंट होता है, एक इक्विटी वाला एक बॉन्ड वाला, तो ये क्या होता है, बायलैटरल एग्रीमेंट होता है। एंड द पोटेंशियल डिफॉल्ट रिस्क इज देयर, कहने का मतलब रिस्क है वो भी बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि जो द स्वैप डीलर कैन प्रोवाइड ए काउंटर गारंटी, जो स्वैप डीलर होता है, इंटरमीडिएट होता है, वो क्या करता है, गारंटी देता है कि एक बार आपने अपना स्वैप करवा लिया, उसके बाद आपको कोई भी रिस्क नहीं है इसमें, कि मतलब ना आपको कोई रेगुलेशन है, ना आपको कोई रिस्क रहेगा अगर आप स्वैप कराओगे, तो उसमें ये गारंटी देता है स्वैप डीलर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है स्वैप के बारे में। आई होप आप सभी को अच्छे से व्हाट इज स्वैप्स, क्या होता है स्वैप, अच्छे से ये टर्म समझ में आ गई है, ठीक है ना। सो फाइनली हमारा जो सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो हमने पढ़ा है डोमेस्टिक सोर्सेज और फॉरेन सोर्सेज, हमने अच्छे से क्लियरली पढ़ लिए हैं दोनों के दोनों सोर्सेज ऑफ फंड्स को, घरेलू देश के अकॉर्डिंग भी और विदेशी मतलब विदेशी बाजार के अकॉर्डिंग भी, कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम कैपिटल रेज कर सकते हैं, फंड बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, राइट, क्लियर है। अब हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कल की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3, जो कि रहेगा आपका लीज फाइनेंसिंग, उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके ना। सो नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस। तो मैंने एक क्वेश्चन तो अभी आपको क्लास के स्टार्टिंग में दिया था, कौन सा, बोलो कि आपकी PSUs क्या होती हैं, आपको बताना है, ठीक है। और अभी एक और क्वेश्चन मैं दे रही हूँ जो आपको बताना है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, कि व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ अ फर्म, यानी एक फर्म का संतुलन बिंदु कौन कौन सी 2 अप्रोचेस पढ़ी थी हमने, उसके अंदर होता है। हमने डिटेल में पढ़ा था, याद है सभी को। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, एक PSU क्या होता है और एक फर्म का संतुलन बिंदु, 2 अप्रोचेस के माध्यम से, कौन कौन सी 2 अप्रोचेस हैं उनके नाम आपको बताने हैं इन कमेंट, ओके ना। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो मैं कल देखूंगी कि किन किन ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, ओके। चलिए, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, कल हम बात करेंगे नए चैप्टर की, ओके। तो ज़रूर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट भी करना, और अगर कुछ सजेशन देना हो तो वो भी ज़रूर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी जो भी स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस ले रहे हैं, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि क्या हो, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो उन सभी के साथ भी आप शेयर करो, क्यों,
ताकि थोड़ा उनका भी भला हो जाए, राइट। चलिए ठीक है, तो जो भी फिलर फॉर्म के साथ मिलके स्टडी करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे वेबसाइट एंड सोशल साइट सब मेंशन कर दिया है, तो आप यहाँ से जाके अप्रोच कर सकते हो। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।